इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है? दो चीज़ों में अगर हम इसको इस समय डिवाइड करें तो पहला मेरे पास में आता है इनवर्स क्या होता है, और दूसरा मेरे पास में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। पहले इनवर्स फंक्शन को समझते हैं। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में एक फंक्शन है f(x = 2x) और मैं निकालने वाला हूँ इसका इनवर्स, है ना। अब क्या होगा? इनवर्स का मतलब पहले है क्या, फंक्शन क्या कह रहा है कि जब मैं यहाँ पर वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आउटपुट 2, जब मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास में आउटपुट आएगी 4, जब मैं इनपुट 3 रखूंगा तो आउटपुट आएगी मेरे पास 6 एंड ठीक है। ये फंक्शन कह रहा है कि आपकी वैल्यूज कुछ इस तरह से आएगी ऐसे। अब इसका इनवर्स क्या होगा? देखिए अगर मेरा फंक्शन है इस पॉइंट से वहां तक जाना, तो इनवर्स क्या होगा? इस पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट तक आना। तो अगर मेरा फंक्शन ये है और मैं कहूं इनवर्स ऑफ f, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ x क्या होगा? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f इनवर्स x से, और होगा क्या उसका उल्टा। उल्टा यानी कि जब उसके अंदर मैं इनपुट 2 डालूं तो मेरे पास में आउटपुट आए 1, जब मैं इनपुट 4 डालूं तो मेरे पास में आउटपुट आए 2, जब मैं इनपुट 6 डालूं तो मेरे पास में आउटपुट आए 4। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? और वो होता है मेरे पास में x/2, ठीक है। बिल्कुल उल्टा फंक्शन है, उसका ऑपोजिट। एक बार अब इनवर्स फंक्शन, आप इस फंक्शन को तो आपने बड़े आराम से निकाल लिया, हर फंक्शन का हम लोग इनवर्स फंक्शन इजीली नहीं निकाल सकते। क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए जरा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास में फंक्शन है, इसको यहाँ पर रोकते, मेरे पास में फंक्शन है, इस बार इस फंक्शन को नाम दे देते हैं gx से। मेरे पास में gx फंक्शन है और वो डिफाइन मैंने किया है कुछ इस तरह से x² से x² पर। उसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर्स, मतलब जो उसके अंदर इनपुट डालने वाला हूँ मैं, g such that domain is real number, एंड उसकी जो कोडोमेन है वो क्या है? कोडोमेन मतलब जहाँ पर आउटपुट जाएगी, तो कोडोमेन भी कितनी है मेरी? रियल नंबर से। बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर जब मैं इनपुट्स डालूंगा तो मेरे पास में किस तरह से होगा? इसके अंदर जब मैं 0 इनपुट डालूंगा तो मेरे पास आउटपुट 0 आएगी, जब मैं 1 इनपुट डालूंगा तो मेरे पास में आउटपुट 1 आएगी, जब मैं इनपुट -1 डालूंगा तो भी आउटपुट कितनी आएगी? 1 आएगी, जब मैं इनपुट 2 डालूंगा तो आउटपुट आएगी 4, जब मैं इनपुट -2 डालूंगा तो भी आउटपुट आएगी 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ भी कर देता हूँ, यहाँ से भी यहाँ पर जाएगा, इसी तरह से ये भी 4 पर जाएगा और ये वाला भी 4 पर जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास में पॉजिटिव नंबर उधर नेगेटिव नंबर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर के बाद आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। एक चीज हुई। अब अगर कोई मुझे कहे कि भाई आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालो, यानी कि ऐसा फंक्शन कि जब इसके अंदर इनपुट तो ये वाली डालूं मैं और आउटपुट मेरे पास आ जाए ये। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि जब आप 0 इनपुट डालेंगे, जो इनवर्स फंक्शन होगा, और आपके आउटपुट 0 आ जाए, सोच सकते हैं। लेकिन जब आप इनपुट 1 डालेंगे तो आपके पास क्या हो सकता है? आउटपुट 1 भी आए और -1 भी आए। अब ऐसा तो फंक्शन हमने नहीं सुना कि भाई जिसके अंदर एक इनपुट डालो और 2 आउटपुट आ जाए। फंक्शन की खासियत ही क्या होती है कि उसकी यूनिक इमेज बने, यानी कि एक एलिमेंट की उधर एक ही इमेज बने, एक से ज्यादा इमेज ना बने। इस केस में इनवर्स निकालने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो जब आप इसके इनवर्स की बात करेंगे, g इनवर्स x, तो मैं क्या करूंगा? अब होना तो क्या चाहिए था कि इसकी ये पहले डोमेन थी और ये कोडोमेन थी, तो उसमें उल्टा हो जाना चाहिए था, भाई इधर से इनपुट आनी है, इधर से आउटपुट आना है। लेकिन आपकी इनपुट तो ठीक है, तो डोमेन तो मेरी सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने कहा होगी, लेकिन अब आप देखिए क्या डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी? क्या इसमें नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। नेगेटिव नंबर का उल्टी तो इमेज की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि -1 -2 इन पर किसी भी एलिमेंट की आउटपुट नहीं जा रही है। तो जब मैं इनवर्स प्रोसेस करूंगा, भाई वापस आने का जब कोई रास्ता ही नहीं है तो कैसे आएंगे? तो मैं इसकी डोमेन क्या कर दूंगा? R
पॉजिटिव कि भाई 0 और जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो। और फिर क्या होगा, अब इनकी जो मेरे पास में इधर इमेज आएगी, या तो वो पॉजिटिव वाली आएगी या फिर वो नेगेटिव वाली आएगी, है ना। एक आएगी तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, इधर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ पॉजिटिव, सेट ऑफ रियल ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स की मेरे पास इमेज आएगी। तो यहाँ पर हमने असल में किया क्या, इस एग्जांपल से हम क्या सीखना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास सीधा सीधा फंक्शन है और आपका उसका इनवर्स बन रहा है इजीली, तो उसके डोमेन को, इधर डोमेन थी उधर कोडोमेन थी, जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उनका क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ये वाली अब डोमेन बन गई और ये वाली अब कोडोमेन बन गई। लेकिन क्योंकि इस फंक्शन की ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे इसके साथ, आप देखेंगे इधर 2 वैल्यूज थी और इधर उसकी सिंगल इमेज आ रही थी, यानी कि ये मेरे पास में कैसा था, मैनी वन फंक्शन था। तो मैनी वन फंक्शन का आप सीधा सीधा इनवर्स नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसके डोमेन और कोडोमेन के साथ थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ कर देंगे ताकि हम उसका इनवर्स निकाल सकें ना। जैसे मैंने प्लस कर दिया कि भाई कोई दिक्कत ना आए बाद में। इसका मैं बना के देता हूँ, मेरे पास में जी इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, जी इनवर्स एक्स बनेगा मेरे पास में अंडर रूट ऑफ एक्स। अब जब आप इसके अंदर 0 डालेंगे इनपुट तो आउटपुट आ जाएगी 1। जब आप इसके अंदर 1 डालेंगे तो क्योंकि मैंने प्लस वाला चुना हुआ है तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, प्लस वाली आएगी। जब आप इसके अंदर 4 डालेंगे तो क्योंकि मैंने कोडोमेन में क्या सिर्फ प्लस वाले चुने हैं तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। इस तरह से मैंने थोड़ी सी उसके साथ चेंज कर दिया उसको। एक बात हुई। अब यानी कि हमें एक बात पता चली कि अगर मैनी वन फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स निकालना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, हमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, ठीक है कोई बात नहीं। उसको हमें 1 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 1 में कैसे कन्वर्ट किया मैंने इसको, जो माइनस वाले थे उन सबको मैंने गायब कर दिया। अब जब ये सब गायब हो गए तो मेरा फंक्शन कैसा बन गया, ये देखिए ये सब गायब हो गए इधर से। ये मेरे पास में क्या बन गया, सिर्फ पॉजिटिव वाले मैंने छोड़े तो अब ये कैसा बन गया, अब 1 1 फंक्शन बन गया। उसके बाद हो पाया। इनवर्स निकालने के बारे में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है, हमारे पास में अगर मैं एक फंक्शन आपसे इस तरह से कहूं कि मेरे पास में हमने एक और तरह का क्लासिफिकेशन फंक्शन का पढ़ा है, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, है ना। अब इसमें क्या होता था, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल दूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ f(x) इक्वल्स टू x प्लस वन, ठीक है। एक बात हुई। अब मैंने क्या किया इसको, अब मैंने इसको और डिफाइन किया मैंने इसको कि इधर से भी मैं नेचुरल नंबर्स उठाऊंगा और जो आउटपुट होगी उसकी वो भी मेरे पास में नेचुरल नंबर्स पर जाएगी। तो जब मैं इसका वेन डायग्राम जैसा कुछ बनाऊंगा तो मेरे पास में इधर इनपुट 1 जाएगी तो आउटपुट 2 जाएगी, इनपुट 2 जाएगी, यहाँ पर 2 + 1 तो आउटपुट जाएगी 3, है ना। ऐसे बनेगा। और ऐसे ही जब मैं 3 रखूंगा इनपुट के अंदर तो 3 + 1 आउटपुट जाएगी मेरी 4, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान देखें कि क्योंकि जो मेरा कोडोमेन था वो क्या था, मेरे पास में नेचुरल नंबर था, तो यहाँ पर कहीं एक एलिमेंट 1 भी होगा ना। और क्योंकि मैंने इनपुट में नेचुरल नंबर लिए हैं तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी इमेज 1 के पास जाए। यानी कि इधर के तो सारे एलिमेंट की इधर इमेज चली गई, लेकिन इधर मेरे पास में एक एलिमेंट ऐसा हमेशा खाली बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये मेरा इनटू फंक्शन है। कोई भी अगर एलिमेंट रह जाए कोडोमेन में तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब जब आप इसका इनवर्स करने चलेंगे, इनवर्स का मतलब क्या है, उधर वाली इनपुट रखनी है और इधर वाली आउटपुट। क्या बनेगा, अगर यहाँ पर मैं f इनवर्स x निकालने जाऊंगा, वो कहता है इनपुट में 2 रखने पर 1 आना चाहिए, इनपुट में 3 रखने पर 2 आना चाहिए, इनपुट में 4 रखने पर 3 आना चाहिए। तो मैं फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दूंगा x - 1, है ना। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आएगी भाई, आप 2 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि रास्ता था उस पर उल्टे चलकर आ गए।
3 के लिए भी उल्टे चलकर वापस आ गए तो इनवर्स निकल गया, लेकिन 1 के लिए आपके पास वापस आने का कोई भी तरीका नहीं है। तो जब आप f इनवर्स को डिफाइन करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से 1 को हटा दो, 1 को डोमेन में मत रखो, क्योंकि 1 की मेरे पास इमेज नहीं आएगी इस तरह से इनवर्स फंक्शन में। और इसको हम लोग करेंगे ऐसे, क्योंकि ये इनटू फंक्शन नहीं था तो मुझे इसको इनवर्स निकालने के लिए थोड़ी सी छेड़छाड़ इसकी डोमेन और कोडोमेन के साथ करनी पड़ी। अब मेरे सारा जो हमने किया उसका मकसद क्या है, यहाँ से मुझे समझ ये आ रहा है कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन का मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मेरे पास में वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इसका इनवर्स आसानी से निकाल सकता हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे उसकी डोमेन और कोडोमेन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ सकती है। अब इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। अब इनवर्स का हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया। अब मुझे बात करते हैं सेकंड वाले की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सोचते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब होते क्या थे? जहां तक मुझे याद है साइन थीटा का कुछ फंक्शन है, मुझे याद होता था कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कुछ वैल्यू इधर आ जाती थी। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, ऐसे ना हम लोग करते थे। तो अगर मैं स्पेशली अगर पहले समझने के लिए साइन थीटा की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैल्यू आती थी। ये फंक्शन कैसे होता था? यहाँ पर आप कुछ इनपुट डालते थे, है ना, फंक्शन थीटा की वैल्यू कितना एंगल है, और यहां से आपके पास में जो है एक आउटपुट आ जाती थी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन कोस टेन सबके लिए ऐसे होता था। अब इनवर्स का मतलब क्या है? जब आप इस फंक्शन के इनवर्स की बात कर रहे हैं या लिखा ही हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो क्या होगा? उसके अंदर मुझे कुछ फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा कि मेरे पास में ये तो हो जाए खाली और यहां पर मेरे पास में कोई वैल्यू आ जाए। कैसी वैल्यू आ जाए? ये तो हो मेरी इनपुट और ये हो मेरी आउटपुट, है ना। कि मतलब मैं वैल्यू बताऊं इतनी है और आपको बताना पड़ेगा कि भाई एंगल कितना था। आप कहोगे सर इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, पीछे वाला ठीक है। अब जरा इस चीज को समझिए। मेरे पास में क्या है कि आजकल भाई देखो सूरज पता है धूप निकलती है, मेरे पास में सन था और मुझे ये देखना था कि सन पूरे दिन में अपनी पोजीशन बदलता रहता है। तो जब वो पोजीशन बदलता है तो वो अलग अलग टाइम पर किस पोजीशन पर है, कहाँ कहाँ है। अब उसको कैसे मेजर करते हैं? भाई लेंथ तो नाप नहीं सकते सूरज की, क्या चलो भाई स्केल लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, उसका एंगल मेजर करते हैं कि कितने एंगल पर मेरा सन है। कैसे मेजर करें? ऐसे डी को लेकर ऐसे प्रोटेक्टर को लेकर थोड़े खड़े हो जाएंगे भाई कितना एंगल बना रहा है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, हम कोई भी एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसकी जो है परछाई बनती है, जहां पर उसकी जो परछाई बनती है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो मैंने खड़ा किया है तो इसकी हाइट मैं फाइंड कर सकता हूं और उसकी जहां पर परछाई बन रही है वो भी मैं फाइंड कर सकता हूं। और मेरा मकसद क्या है, मुझे निकालना है कि सन कितने एंगल पर है। ठीक है, अब अगर आपके पास इसकी जो आपने ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा किया था उसकी टॉप से आप एक रस्सी बांध दो और उस रस्सी को पकड़कर यहाँ पर जहां तक परछाई है वहां तक खींच लो, तो आप उस रस्सी की जो है
लेंथ भी निकाल सकते हो रस्सी कितनी लंबी है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है जिसकी तीनों साइड्स में आराम से मेजर कर सकता हूँ और उन साइड की हेल्प से क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। मैंने कहा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ पर एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन हो? हाँ, हमारे पास कितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन वही तो होते हैं जो ट्रायंगल की साइड और उसके एंगल्स के बीच में एक रिलेशन हमें फाइंड करके दे। तो मैंने कहा भाई मैं एंगल बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मैं देखो मेरे पास में भाई साइन की बात कर लेता हूँ पहले। साइन में देखो यहाँ पर हम एंगल डालते हैं और उधर से मेरे पास में साइड का रेशियो आ जाता है। कहते भाई लेकिन इस बार तो आपके पास एंगल ही नहीं, आपके पास क्या है? आपके पास साइड्स तो है। यानी कि आपके पास जो आना चाहिए आंसर वैल्यू तो है इनपुट में, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना, आ जाएगी नाम का। इस बार आपको क्या मेजर करना है? आपको जो है जो थीटा है वो क्वेश्चन मार्क वो मेजर करना है। यानी कि इस बार इनपुट क्या होगी? साइड्स का रेशियो और आउटपुट क्या होगी कि मेरा सन कितना एंगल बना रहा है। अब कैसे करें? उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे तो लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको कुछ नया नाम देते हैं। क्या नाम दिया उन्होंने? कहा इसको हम कहेंगे कि आर्क साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स और इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू क्या होती थी? रेशियो ऑफ साइड्स का, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस तरह से कुछ करके। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने क्या जोड़ दिया? आर्क जोड़ दिया, ताकि ध्यान रहे कि इनवर्स निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर इनपुट क्या डालेंगे आप? वैल्यू रेशियो जितना आ रहा है आपका, लेंथ हाइपोटेन्यूस वगैरह का, और वो ऐसा फंक्शन होगा उसको प्रोसेस करके आपको फिर वो एंगल की वैल्यू बता देगा। मैंने कहा भाई देखो अच्छा नाम तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा बताओ कि मैं आसानी से कर सकूं। मैंने कहा भाई तुम तो बड़े आलसी निकले। कहते देखो ऐसा करो, इसको तुम अगर यही चीज लिखनी है तो आप क्या करो कि अगर आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू y है, नॉर्मल मेरा फंक्शन है y मतलब कोई भी वैल्यू आ रही है मेरे पास में, तो उसको आपको अगर इनवर्स निकालना है तो आप उसको लिखो साइन इनवर्स y, मतलब y की वैल्यू और आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी? थीटा। अब मजे की बात ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही बात कह रही है। ये वाली स्टेटमेंट कह रही है कि इधर से लेकर इधर तक जाना है, थीटा से y तक, और ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मैंने आपको y पर खड़ा कर दिया और आपको किधर आना है? आपको थीटा तक आना है ना। इनवर्स प्रोसेस हो गया। साइन इनवर्स सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का मकसद है। इसी तरह से इसका अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा? कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोट इनवर्स x। है ना, यहाँ पर अब एक इसके नोटेशन के साथ एक छोटी सी चीज है जो समझने वाली है। क्या समझने वाली है? देखिए जरा, मेरे पास में हमने देखा होगा कि x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x। अब मैंने कहा भाई ये वाला इनवर्स और ये वाला इनवर्स सेम है कि नहीं है? कहते नहीं नहीं सेम नहीं है, तुम गड़बड़ समझ रहे हो। मैं कहा कैसे? कहते देखो साइन y का इनवर्स करूंगा मैं तो एक चीज, तो मेरे पास आंसर आएगा 1/sin y, बिल्कुल इस वाले प्रोसेस से। मैं कहा ठीक है आगे। कहते लेकिन अगर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ y है तो ये और ये वाला इनवर्स अलग अलग वैल्यू है, ये कभी भी 1/sin y के इक्वल नहीं होने वाला। ये तो किसमें एक वैल्यू देगा? मुझे एंगल की फॉर्म में एक वैल्यू देगा। तो ये चीजें कुछ समझने वाली थी, ठीक है। अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से साइन का निकाला उसी तरह से हम कोस, टेन, कोट, सेक सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे क्या करें? अब हम आगे समझते हैं। हमने 11th क्लास में देखा था कि जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिया था। फंक्शन मतलब हमने उनके ग्राफ बनाए थे, साइन का ग्राफ, कोस का ग्राफ, टेन का ग्राफ और कोसेक वगैरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे। अब उनकी हेल्प से हम इनवर्स वाले फंक्शन का ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे। आप अगर 11th की बुक दोबारा से उठाकर थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे तो अच्छी बात है।
अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तो और भी अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अभी हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे शुरू से, है ना। ये अभी समझते ग्राफ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं साइन वाले फंक्शन की। क्या होता है साइन वाले फंक्शन का ग्राफ? ग्राफ याद करने के ना तरीके कुछ दिमाग में सेट करने पड़ेंगे। जैसे देखो साइन एक्स, अब मैं थीटा की जगह एक्स क्यों लिख रहा हूँ भाई? थीटा तो एंगल की बात थी, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री से ऊपर का मेरे पास में नहीं हो सकता, तो उनको हम लोग कहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइड्स का रेशियो। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर 90 डिग्री से ऊपर हो जाए एंगल 90 192, कहते भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, ट्रायंगल के अंदर कहीं एंगल 90 से बड़े हो सकता है कोई? मैं कहा नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, हमारे पास में एंगल्स को एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोगों ने 11th में पढ़े थे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए। ग्राफ कैसे काम करता है देखिए, मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, इसका यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, वैल्यूज रखेंगे, आउटपुट देखेंगे। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? इनपुट 0 डालेंगे, आउटपुट कितनी आएगी? 0। तो एक पॉइंट याद है मेरे पास। फिर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू देख लेते हैं। साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर मेरे पास में यहाँ पर ये 1 था और यहाँ पर ये मैं पाई बाई 2 लिख रहा हूँ, तो मेरे पास में इनपुट जब मैंने पाई बाई 2 डाला तो आउटपुट आई मेरे पास में 1। हो गई बात। फिर साइन पाई की वैल्यू यानी कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है फिर से 0। साइन 180 कितना होगा? साइन 180 होगा कितना होगा? इसको हम लिखेंगे साइन, अगर आपको याद होगा तो साइन 180 माइनस 0, और वो हो जाएगा साइन 0, यानी कि फिर से 0 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपको याद करने का तरीका होगा कि भाई ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और सिर्फ ऐसा ही नहीं बनेगा, जब आप नेगेटिव टर्म्स में जाएंगे, इधर से माइनस पाई बाई 2 लिखूँ मैं, और अगर इधर से माइनस पाई लिखूँ, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये वैल्यू होगी मेरे पास में -1 एक पाई, और कहते हैं पाई से भी बड़ी चली गई, तो पाई से बड़ी चली गई तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरे पास में 3 पाई बाई 2 पर ये फिर से -1 हो जाएगी, और ऐसे मेरा ग्राफ इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सेम काम इधर होने वाला है, यहाँ पर मेरे पास में ये 1 पर चली जाएगी, कितने पर? 3 पाई -3 पाई बाई 2 पर। ऐसा कुछ साइन का ग्राफ होता था। अब हमने कहा था एक साइन ग्राफ बना, इसका इन्वर्स निकालना है। जब इन्वर्स निकालने की बात आई तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा सिर्फ और सिर्फ तभी हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। मैं कहा चलो अच्छा, मैं कहा पहले इसका डोमेन और कोडोमेन तो बता दो, फिर तो बात करोगे। मैं कहा सब बताते हैं। देखो साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स जो है वो होता है, देखो इनपुट में क्या होती है, सारी वैल्यूज डाल सकते हैं आप, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसकी रेंज क्या होती है? रेंज मतलब जहां पर उसकी वैल्यूज आ सकती हैं। अब देखिए -1 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 और 1 के बीच के सारे पॉइंट्स। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा देखो यार एक बात सुनो जरा, कि अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी कितनी है? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0, कोई बात नहीं। साइन पाई की वैल्यू भी, पाई रेडियन की वैल्यू भी 0। साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0, और ऐसे चलते चला जाएगा। अब देखो इधर बहुत सारी वैल्यूज है इनपुट में, और आउटपुट में सिर्फ एक वैल्यू है, यानी कि कैसा फंक्शन हो गया? वेरिएबल। अब क्योंकि इनपुट में बहुत सारी वैल्यूज हो रही हैं, तभी तो इधर मैंने लिखा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो इसकी डोमेन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। क्या छेड़छाड़ की जाए? मैं देखो डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू एक ही जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से जो फालतू हैं उन सबको हम रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करें? अब देखिए डोमेन, अब जब मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा, मैं इसको अगर यहाँ पर लिखूँ साइन इनवर्स एक्स, है ना, मतलब उस फंक्शन का इनवर्स, एक्स की जगह हम लोग y या कुछ और भी लिख सकते हैं ना, मतलब इनपुट कुछ डालेंगे ऐसा कुछ।
तो मुझे क्या करना है, अब देखिए अगर ये पॉइंट सेम आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए कि अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर वैल्यू x के इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालूंगा तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी y की, है ना। ऐसे इस पॉइंट पर निकालूंगा तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। कहते हैं तो साइन की बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी ऐसे इन्फिनिटी तक जाते जाते, जहां पर सेम वैल्यूज आएंगी। क्या किया जाए, उसका उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि देखो साइन का फंक्शन ऐसे जैसे लहर जाती है ऐसा है, तो आप क्या करो उसमें से एक लहर को अलग उठा लो। मैं कहा ऐसे कैसे उठा लो भाई, कहते ये देखो उन्होंने क्या किया, सिर्फ इतना फंक्शन जो है अलग कर दिया, ये उन्होंने अलग कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी बाकी सब तो रिपीटेटिव है ना, सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, इस हिस्से के अंदर कोई भी वैल्यू दो बार रिपीट नहीं हो रही, तो यानी कि ये वन वन फंक्शन हो जाएगा, है ना। और ऑन टू भी रहेगा अगर इसकी बात करें तो हम, तो मैंने क्या किया, इसकी डोमेन पहले इंफिनिटी थी, लेकिन अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मैंने पहले साइन फंक्शन एक नया बनाया प्रिंसिपल वाला, मतलब खास स्पेशल थोड़ा कटिंग वाला। उस फंक्शन की क्या खासियत थी कि उस फंक्शन की जो डोमेन थी वो थी -π/2 से π/2, और उसकी जो रेंज थी वो थी -1 से लेकर 1। एक बात ये हुई, साइन की बात कर रहा हूँ मैं, साइन फंक्शन। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब पहले रियल नंबर पे था और अब -π/2 से π/2 के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं कि साइन के लिए जो है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल मतलब ये मेन है, बाकी सब तो इसकी फोटोकॉपी है, बस ऐसे ही इधर ना होती जा रही है। प्रिंसिपल साहब है, बाकी सब टीचर्स हैं, है ना, बाकी सब सेम जो कहते हैं, ये मेन एकदम सख्त वाला, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन। अच्छा, अब ये अब इसमें देखो ये 1 1 भी है क्योंकि कहीं पर वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली, ऑन टू भी है क्योंकि -1 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो अब इसका मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ। इनवर्स कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x, और फंक्शन क्या होगा, जो उसकी रेंज थी वो तो आकर बन जाएगी मेरी डोमेन, क्योंकि अब इनपुट कहां से जाएगी, -1 से लेकर 1 तक, और उसकी जो डोमेन हमने बनाई थी नए वाले की, वो उसकी जाकर बन जाएगी रेंज -π/2 से लेकर π/2। ठीक हो गई बात, ठीक लग तो रही है। अभी इसका ग्राफ भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा ग्राफ। देखिए अब इसमें इनपुट कहां से डालनी है मैंने, -1 से 1 के बीच में, तो इस बार x एक्सिस पर मैं क्या करता हूं, x एक्सिस पर मैं 1 ले लेता हूं और इधर -1 ले लेता हूं, और क्योंकि इसकी जो फंक्शन की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में जाने वाली है, तो y एक्सिस पर जो उसकी रेंज है उसको मैं π/2 से लेकर -π/2 के बीच में ले लेता हूँ। एक बात है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखो ग्राफ का क्या मतलब है कि भाई जब आप इनपुट 0 डालोगे साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर, तो अब इनपुट में क्या डलेगा, साइड की वैल्यू डलेगी और आंसर आएगा एंगल की फॉर्म में। तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, एंगल कितना होता है, यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि साइन क्वेश्चन मार्क बराबर 0, इस पर वैल्यू क्या आ रही है मेरी 0, तो यहाँ पर कितना डालने पर मेरे पास 0 आएगा, तो आएगा 0,0 पर। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 1, कितना आंसर आता है यहाँ पर π/2 पर, तो मेरे पास 1 पर कितनी हो जाएगी π/2। ऐसी साइन की वैल्यू -1 कब होती है, जब यहाँ पर मेरे पास में -π/2 आता है, तो ये आ गया मेरे पास में -π/2। अब जब हम इसको ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये होता है मेरे पास में साइन इनवर्स फंक्शन। इसको लिख क्या सकता हूँ, साइन इनवर्स -1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इनवर्स लगाना पड़ेगा। ये हुआ मेरे पास में साइन इनवर्स का ग्राफ। अब अगर आप ध्यान से देखें साइन का ग्राफ और साइन इनवर्स का ग्राफ, पहली चीज क्या नोटिस करने वाली है, पहली चीज नोटिस करने वाली है
कि मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू का इनवर्स किया, बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि फिर फंक्शन इनवर्स नहीं निकाल पा रहे थे। दूसरा क्या तरीका है, इसको मैं चाहूंगा कि आप करके देखिए। आपके पास अगर कोई ऐसे ग्राफ बनाया आपने एक पेज के ऊपर, उसको ऐसे पकड़िए कॉर्नर से, है ना, इधर वाले कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर से, और उसको साइन का ग्राफ बनाकर और उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दीजिए, मतलब ऐसे करके ऐसे घुमा दीजिए पॉजिटिव वाले कॉर्नर से, और आपका क्या होगा, आपके पास में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। इसको आप लोग घर पर ट्राई करके देखिएगा। ये था हमारे पास में साइन वाला फंक्शन। अब बिल्कुल इसी बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे कि कोस और टेन कोट, उन सब की भी वैल्यूज हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है हमें कि हमें प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोसेक फंक्शन की। अब आप होगा कि सर साइन के बाद सीधा कोसेक पर क्यों चले गए, उसकी एक वजह है। साइन का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक इक्वल होता है 1/sin x की, ये चीज हमने पढ़ रखी है। अब इसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, इसकी हेल्प से हम कोसेक का ग्राफ बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, थोड़ी सी अलजेब्रा जरा ध्यान से देखिएगा। आपने अभी क्या देखा कि ग्राफ बता रहा हूँ साइन कोसेक का कैसे बनेगा ना, उसको ध्यान से देखना। अभी हमें बताया कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, और साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है। -1 से बड़ी, 1 से छोटी। इस चीज को इस्तेमाल करके जब हम यहाँ से कोसेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो y 1/sin x, ठीक है। और यहां से क्या आएगा मेरे पास में, sin x इक्वल्स टू 1/cosec x, ठीक है। अब ये है लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 1/cosec x भी लेस देन इक्वल टू 1। भाई ये 1 से छोटा है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी 1 से छोटा होगा। और जब आप यहां से करेंगे तो आपके पास आएगा cosec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 से हमेशा बड़ा ही बड़ा होगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहां पर करें, साइन की वैल्यू ये वाली रखें 1/cosec x वाली, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -1 से जो है हमेशा छोटा ही है cosec x। ये किया कैसे, मैंने माइनस कैसे लगाया वो बताता हूँ। मैं पहले इसको उधर लेकर गया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या होगा, फिर मैंने क्या किया, माइनस साइन को जो है वो इस तरफ कर दिया, है ना। पहले कोसेक से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन को मैं इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक चीज हुई। अब ग्राफ कैसे बनता है कोसेक एक्स का ग्राफ देखिए, -1 π/2 पाई 3π/2, ये -π/2, ये -π, और ये -3π/2। अब इसके लिए पहले साइन का ग्राफ बना लेता हूँ, मतलब हल्का हल्का सा। कोस का ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल उसके रिवर्स में जाता है। कैसे, अगर यहाँ पर 1 है तो कोस की वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर रहेगी, और वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे ही कुछ यहाँ पर होगा, ऐसे ही कुछ यहाँ पर ये टच हो रहा था, ये होता है जो मैंने अभी डार्क वाला बनाया, ये वाला होता है इसका कोसेक का ग्राफ होता है। अब आप देखेंगे साइन के लिए हमने क्या किया था, साइन के लिए हमने सिर्फ इसको प्रिंसिपल वैल्यू माना था, -π/2 से π/2 के बीच में। सेम हम कोसेक के लिए करते हैं, कोसेक के लिए भी -π/2 से शुरू करते हैं और π/2 तक
लेते हैं। ये वाली हमारी होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको इन्वर्स करने के लिए कोसेक एक्स को हम लोग किस तरह से जो है प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, अब क्या होगा देखिए, इसकी डोमेन में तो -π/2 से π/2 जाएंगे, लेकिन एक गड़बड़ क्या होगी कि जो जीरो है वो जीरो वैल्यू एसिम्प्टोटिकल होती है, मतलब जीरो कभी भी कोसेक एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती, बिल्कुल जीरो के पास होता चला जाएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। तो मुझे इसकी डोमेन में से जीरो को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इधर क्या जाएगा मेरे पास में, अब इधर सारे रियल नंबर्स जाएंगे, आउटपुट के अंदर क्या आएंगे, देखो -1 से नीचे के सारे रियल नंबर्स आउटपुट में आ रहे हैं, आउटपुट y एक्सिस पर देखते हैं, और इधर 1 से ऊपर के सारे आ रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि भाई देखो सारे रियल नंबर्स हैं, उसमें से आप -1 से 1 के बीच के जो है वो छोड़ दो, है ना। -1 और 1 को तो ले लेना ना, लेकिन उनके बीच के सारे भाग छोड़ दो। तो ये हुआ कोसेक एक्स का। अब आपको पता है जब हम लोग इसका इन्वर्स करने जाएंगे तो इन्वर्स में क्या होगा, जो मेरी डोमेन है वो रेंज में बदल जाएगा और रेंज जो है वो मेरी डोमेन में बदल जाएगी। अब मैं कोसेक इन्वर्स का ग्राफ बनाता हूँ। देखिए कोसेक इन्वर्स कैसे होगा, पहली तो बात ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो ये बनेगी, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 और माइनस में 0। ये हो गई मेरे पास एक चीज, ठीक। अब इसका ग्राफ कैसा होता है वो भी देख लेते हैं लगे यार। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है मेरे पास में। ये तो जो y एक्सिस पर थी वो टर्म्स आ जाएंगे x एक्सिस पर 1 -1, और जो मेरे पास x एक्सिस पर थी वो आ जाएंगी π/2 पाई, और इधर भी -π/2 से लेकर -π, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, ये कैसे था मेरे पास में। अब इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो मेरे पास में π/2 और 1 का पॉइंट मैच हो रहा था, π/2 और 1 का, तो मैं लिखूंगा π/2 और 1 का पॉइंट ये रहा। फिर कहाँ जाता है 1 वाली लाइन की तरफ एसिम्प्टोटिकली, तो 1 वाली लाइन की तरफ एसिम्प्टोटिकली, ठीक है। इसमें -π/2 और -1 वाला पॉइंट ये था, तो यहाँ पर -π/2 और -1 वाला पॉइंट ये रहा। फिर -1 वाली लाइन की तरफ एसिम्प्टोटिकली, मतलब एकदम बिल्कुल टच करते 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 जाता है, तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा, ये माना जाता है। ये फिर हमारे पास में देखिए जो आप देख रहे हैं ये होता है हमारे पास में, इस तरह से हम कोस इनवर्स का ग्राफ निकाल लेते हैं, कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है। बिल्कुल इसी बेसिस पर हम बाकी का भी निकालेंगे। अब मैं फटाफट से जो है कोस इनवर्स एक्स का आप लोगों को निकाल कर बताता हूँ। कोस इनवर्स एक्स का कैसे होगा, पहले कोस इनवर्स एक्स का जो है हम लोग कोस एक्स को लिख लेते हैं, ग्राफ बना लेता हूँ एक बार मैं। कोस एक्स का कैसा होता है, कोस 0 पर वैल्यू होती है 1, कोस π/2 पर वैल्यू होती है 0, कोस π पर वैल्यू होती है -1। तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, और वही फिर जो है 3π/2 पर चला जाता है, और सेम प्रोसेस नेगेटिव साइड में होता है, इधर मेरे पास में वैल्यूज आ जाती हैं सारी। तो ये मेरा जो है ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब फिर वही बात है कि देखो डोमेन को डोमेन की तरह एक बार बात करते हैं, क्या होता है इसमें, सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर -1 से 1 के बीच में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ मेरे पास में, फिर वही दिक्कत वाली बात आई। अब अगर यहाँ पर मैं -π/2 से π/2 के बीच में लूं, तो आप देखो यहाँ पर भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। x की इस वैल्यू पर भी y की सेम वैल्यू आएगी,
और x की इस वैल्यू पर भी y की सेम वैल्यू आएगी, तो यानी कि इस बार में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाली प्रिंसिपल वैल्यू नहीं ले सकता। क्या करा जाए, आपको एक ऐसा हिस्सा लेना है जो 1 1 और 1 2 हो और पूरे उसको रिप्रेजेंट करे, है ना, प्रिंसिपल हो, यानी कि बाकी सब उसके रिप्लिका हो, कॉपीज हो। मैंने क्या किया, मैं कहा आसान तरीका है बहुत भाई, आप जरा इसको ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप ध्यान से देखेंगे जो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर पाई के बीच में। इस हिस्से को अगर मैं बात करूं तो बाकी सब इसकी रेप्लिका है, तो इसको इधर उठा कर ले आओगे तो ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। इस हिस्से को मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ले सकता हूं, मैंने कहा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन में, और वो क्या बना मेरे पास में, जो cos x फंक्शन है उसकी आपको जो डोमेन लेनी है वो लेनी है 0 से लेकर पाई के बीच में, और आपके पास में जो रेंज आएगी वो आएगी -1 से लेकर 1 के बीच में। अब इस चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे, हम cos इनवर्स x में क्या करेंगे, cos इनवर्स x में बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे, मेरे पास जो डोमेन है वो -1 से 1 हो जाएगी, और उसके बाद जो मेरे पास में रेंज है वो हो जाएगी 0 से लेकर पाई। ग्राफ भी देख लीजिए कैसा बनेगा इसका, ग्राफ बनने का आसान, अगर आपके पास में cos का है तो यहाँ पर पहले 1 और -1 y एक्सिस पर थे, इनको उठाकर ले आइए x एक्सिस पर। अब देखो कौन से पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये है 0,1 पर, है ना, तो 0,1 पर एक तो पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है मुझे, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरा है पाई बाई 2, 0 था, तो उल्टा करना है ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाई बाई 2 और यहाँ पर 0, तो पाई बाई 2 और 0, तो एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास में ये वाला, एक यहाँ था एक यहाँ था, और तीसरा है पाई और -1 के कॉम्बिनेशन वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर मेरा पाई है तो पाई और -1 के कॉम्बिनेशन वाला। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करता हूँ, कैसे, मैंने ऐसे करके ऐसे इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा, ये होगा मेरे पास में cos इनवर्स x का ग्राफ, है ना, देखो उसको मैंने ये मेरे पास में यहाँ पड़ेगा। अब इस तरह से आप जैसे साइन का हमने देखा, कोसेक का देखा, बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बाकी कभी करके देखते हैं। मैं इसको आज सारे बताऊंगा, हम लोग सारों का एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं कि बाकी सब भी कैसे बन जाए, ताकि आपको ध्यान में रहे चीजें। एक बार आप इनको घर पर ट्राई जरूर कीजिएगा। कोस के बाद कोस का भाई कौन सा होता है, उसको मिटाते नहीं है। कोस के बाद मैं बात करता हूं कोस का उल्टा बिल्कुल होता है sec x। sec x होता है 1/cos x के इक्वल, ठीक है। अब फिर सेम आइडेंटिटी इसका जब हम लोग यूज करते हैं तो मेरे पास में sec का ग्राफ कैसा बनता है, इसको मैं कर देता हूं शेडेड। ये देखिए, अगर अब मैं कोस के ग्राफ का मतलब नहीं रहा हमें, ठीक है, ये जो शेडेड रीजन हुआ है तो कोस का होगा शेडेड ग्राफ। अब मेरे पास में जो मेन सेक का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, सेक का ग्राफ होगा कुछ ऐसा, इधर से जो बन जाएगा इधर से ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप फिर देखेंगे कि भाई अगर अब मैं इसके इनवर्स की बात करने लगूं तो क्या गड़बड़ आएगी, गड़बड़ी आएगी भाई। देखो पहली तो बात, सेक का प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन लिखना पड़ेगा। सेक का प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन क्या होगा, ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर 1 1 1 2 बने, क्योंकि हमने कोस में 0 to पाई लिया था। तो देखो यहाँ पर भी आप पहली नजर 0 to पाई पर मारो, जब आप 0 to पाई को ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा भाई इधर वाला हिस्सा तो ये है और इधर वाला हिस्सा है ये वाला। अब इस हिस्से को अगर मैं सिर्फ अपना ग्राफ मानूं सेक का प्रिंसिपल वैल्यू, तो देखो कहीं पर भी वैल्यू मेरी रिपीट नहीं हो रही है, 1 1 फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो पहले सेक की मैं नॉर्मल वो लिखता हूँ, सेक एक्स की लिख रहा हूँ मैं।
sec x कैसा फंक्शन होता है? sec x कहता है कि भाई आप इनपुट तो डालो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मैं जनरल वाला sec x का फंक्शन लिख रहा हूँ और उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? अभी देखो जाएगी तो रियल नंबर पे, लेकिन उसके अंदर -1 से लेकर 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आएगी। देखो ना, -1 से लेकर 1 के बीच की वैल्यूज नहीं थी। मैं कोस वाले को मिटाई देता हूँ, कोस वाला हमारे काम का इतना नहीं है। ये हुआ। इसमें क्या है, ये तो थी sec की, लेकिन इस वाले में जो नॉर्मल वाला बनाया था उसमें इन्वर्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन बनाया ताकि मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर सकूं। वो क्या था, मैंने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी इसकी 0 से लेकर पाई के बीच में, बाकी सबको वैल्यू रखना ही नहीं है ना। तो मेरे पास में sec x जो मेरे पास में फंक्शन बना था उसकी डोमेन बनी थी, देखो रियल, इसको लिखता हूं मैं 0 to पाई, ठीक है, sec x के है ना, 0 से पाई, और जो आपकी आउटपुट आएगी वो आएगी सेट ऑफ रियल नंबर -1 to sec x हुआ। अब sec इनवर्स x क्या हुआ, उसका बिल्कुल उल्टा। तो अब मैं sec इनवर्स x फंक्शन की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, सच दैट उसकी डोमेन हो जाएगी तो रियल नंबर में से उल्टा हो जाता है ना, -1 से 1, और उसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 to पाई, ठीक है बात। अब ठीक है, ये हुआ। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं जरा, ठीक है, कैसे था, 1 - 1 को मैं इधर ले आता हूं उठाकर, और x एक्सिस पर π/2 वगैरह थे तो उनको उठाकर ले जाते हैं हम यहाँ पर। ये हुआ π/2, ये हुआ पाई, ये हुआ -π/2 और ये हुआ -पाई, एक चीज हुई, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये था 1, 0 वाला, 1 और 0 के पेयर वाला, ये एक पॉइंट यहाँ है, और कहाँ जा रहा है वो, ये जा रहा है π/2 की तरफ एसिम्प्टोटिकली, ये देखिए π/2 की तरफ एसिम्प्टोटिकली, यानी कि ये कैसे जाएगा, ये जाएगा साहब ऐसे, इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, ये था पाई और -1 वाला पॉइंट, तो पाई और -1 वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं है, और ये भी किधर को जाएगा, ये भी जाएगा π/2 की तरफ, मतलब π/2 की लाइन में एसिम्प्टोटिकली -∞ की तरफ। तो ये हो गया मेरे पास में ऐसे, और मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट, है हाईलाइट हो गया। और ये जो एसिम्प्टोटिक लाइन थी π/2 वाली, जिसके साथ जगह इसको मैं बना देता हूँ, ये बन गई ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में sec इनवर्स x का ग्राफ, एक चीज हुई, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद अब लास्ट पेयर जो बचता है वो हमारे पास में क्या है, देखो साइन हो गया, कोसेक हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया, कौन सा पेयर बच गया। अब हमारे पास में जो लास्ट है इंपॉर्टेंट बढ़िया वाला एकदम, वो हमारे पास में बच गया है टेन और कोट का। बड़ा अच्छा ग्राफ होता है, उसको भी जरा समझ लेते हैं ना। मैं इसको रब कर दूं जरा, टेन एक्स की बात करते हैं। 10x का ग्राफ देखते हैं, पहले कैसे मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan π/2 पर वैल्यू होती है tan 90 डिग्री, याद है कुछ, tan 90 देखो याद नहीं है जिसको, उसके लिए बता रहा हूँ sin x अपॉन cos x, तो दोनों की 90 रख दो π/2, तो sin 90 की वैल्यू 1 थी, cos 90 की वैल्यू 0 थी, तो ये आ गया इंफिनिट। यहाँ पर π/2 का मतलब है कि ये जाएगा इंफिनिटी की तरफ। अब π/2 पर इंफिनिटी का मतलब π/2 पर कभी पहुंच नहीं पाएगा ये, है ना, ऐसे घूमता रहेगा। अब इसी तरह इसकी बाकी वैल्यूज क्या होती हैं, -π/2 पर वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का इंफिनिटी, यानी कि वहां पर भी π/2 पर कभी पहुंचेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा।
और गाड़ी यही नहीं रहती, इसका बहुत खूबसूरत ग्राफ होता है tan x का। यहाँ पर tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, tan 180 डिग्री वो होती है 0, तो यहाँ पर फिर से 0 होगा, और 3π/2 पर क्या होगा, असिम्प्टोटिकली ये इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। और ऐसे ही जो है ये असिम्प्टोटिक लाइंस है, और इसी तरह से बिल्कुल खूबसूरती के साथ ये देखिए ये गया इधर और ये गया इधर, 3π/2 माइनस का चल रहा है सर। अब इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे बिल्कुल उसके सेक्शंस पूरी एकदम ऐसी फोटोकॉपी, देखो यही लाइन जो कि तो है ना, यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, इस तरह का उसका ग्राफ होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं भाई प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे भाई देखो अगर है ना मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी y की कुछ वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पर भी y की वही वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पर भी y की वही वैल्यू आएगी, और यहाँ पर वैल्यू देखूं तो यहाँ पर भी y की वैल्यू। आप कहोगे सर टेंशन क्लियर है, इतनी सारी जो ये लाइनें हैं, लहरें बह रही हैं झरने की जैसी, इसमें से एक लहर को ले लो बीच वाली को, और मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास में, फिर से -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगा। पहले मैं tan की जनरल वो लिखता हूं, वो क्या होती है, tan x का जो डोमेन को डोमेन होती है, देखो सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन π/2 इसकी इनपुट में नहीं होगा, π/2 के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब पता नहीं कहाँ जाकर आएगी, मुझे पता थोड़ा ही है। तो π/2 नहीं आएगा, 3π/2 नहीं आएगा, 5π/2 नहीं आएगा, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n + 1 π/2। 2n + 1 क्या था, ओड मल्टीपल वाले जो π/2 है वो नहीं आएंगे। अच्छा आउटपुट क्या आती है इसकी आउटपुट आती है पूरे, देखो इधर भी पूरा रियल नंबर तक जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर भी पूरा माइनस इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। अब अगर मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं, प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्या आएगा, ये नीचे में प्रिंसिपल वैल्यू वाला लिख रहा हूं, tan x जो है प्रिंसिपल वैल्यू वाला आएगा। अब मेरी डोमेन में क्या रहेंगे, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच वाले रहे। और आउटपुट क्या आएगी मेरे पास में, आउटपुट मेरे पास में आएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एक बात ये होगी। अब इनवर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं जरा, tan के लिए tan इनवर्स x फंक्शन उल्टा हो जाएगा सर, अब डोमेन को डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स टेंड्स टू -π/2 π/2। ठीक है भाई, एक बात में ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत अच्छा सुंदर सा ग्राफ बनता है इसका। पहले तो चीजें ध्यान रखो, कितनी जो इतनी लहरें आ रही थी उनमें से सिर्फ इस बीच वाली लहर का ग्राफ बनेगा ना इनवर्स में। तो ये मेरे पास में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 0,0 है, ये रहा 0,0। अब यहाँ पर मेरे पास में 1 2 3 जो भी चल रहा था वो यहाँ पर आएगा, इधर लिख लिया मैंने, है ना, जो भी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर x एक्सिस पर थे मेरे पास पाई की टर्म्स में, तो यहाँ पर मेरे पास में आएगा π/2, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि फिर डोमेन अपना π/2 से -π/2 के बीच में है, ये आया पाई, है ना। नीचे की तरफ जाऊंगा तो -π/2 और पाई। अब हो क्या रहा था, देखिए एक π/2 पर एसिम्प्टोटिक लाइन थी, तो यहाँ पर भी मैं π/2 के पास एक एसिम्प्टोटिक लाइन, मतलब इसको टच नहीं करना। फिर -π/2 पर भी एसिम्प्टोटिक लाइन थी, ये मैंने यहाँ पर बना दी। ठीक है, अब कैसे ग्राफ देखूं कि देखो 0 से पॉजिटिव π/2 की तरफ इंफिनिटी पर जा रहा था, 0 से π/2 के साइड को कहां जा रहा था, इंफिनिटी पर। तो 0 से π/2 की तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी पर, ये गया ग्राफ। फिर 0 से -π/2 की तरफ कहां को जा रहा है, नीचे, यानी कि माइनस इंफिनिटी पर। तो 0 से -π/2 की तरफ किधर को जाएगा, इंफिनिटी पर जाएगा। एक बात हुई। अब यहां से क्या किया, ये हमारे पास में ग्राफ बनता है खूबसूरत सा जू, है ना, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं जू, ऐसे चलाते हुए साइकिल। ये हो गया मेरे पास में tan इनवर्स का ग्राफ। अब जो लास्ट बचता है वो है मेरे पास में कोट इनवर्स का ग्राफ। दोनों ये भी भाई भाई जैसे ही होते हैं, tan इनवर्स और कोट इनवर्स। इनका भी काफी कुछ सिमिलर सा होता है,
और अगर इसके हम ग्राफ की बात करें कि है ना tan इनवर्स का आप लोगों ने ध्यान से देखा, अब कोट इनवर्स का किस तरह से होगा अगर आपको ध्यान से देखें, मैं इसको बना दूं, पहले इसको रब कर दूं जरा, है इसको कर देते हैं रब। कोट की बात भी कर लेते हैं, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। देखो भी कोट है, इसको मैं ग्राफ बना देता हूँ पहले। ये मैंने बनाया एक्सिस और एक्सिस जैसे मैं बना रहा था, तो देखो कोट की वैल्यू याद करो कितनी कितनी होती है, अगर याद नहीं आ रही तो इसको इक्वल रखो cos x डिवाइडेड बाय sin x के, हाँ? कोट जीरो की वैल्यू निकालनी है, याद आ रही है नहीं आ रही, यहाँ देखो कितनी आएगी, cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 1 अपॉन 0 यानी कि इंफिनिटी, यानी कि 0 पर इसकी वैल्यू जाएगी इंफिनिटी से ऐसे इधर आएगी, आकर रुकेगी कहाँ, पाई बाई 2 पर अगर मैं वैल्यू देखूं तो पाई बाई 2 पर कितनी आएगी, cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 मतलब 0 और sin पाई बाई 2 मतलब 1 यानी कि 0, यानी कि जब मैं पाई बाई 2 रखूंगा तो मेरे पास में आएगी पाई बाई 2, है ना। और इसी तरह से आप बाकी जब वैल्यूज निकालेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से, y पाई के रिस्पेक्ट में एसिम्प्टोटिक होगा, और फिर 3 पाई बाई 2 से और 2 पाई से ये यहां से एसिम्प्टोटिक होगा। सिमिलरली फॉर नेगेटिव वैल्यूज माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस पाई पर एक एसिम्प्टोटिक लाइन जाएगी और उसमें खूबसूरत से देखो लहर कैसी है, एक तो थोड़ा सा खिसक गई अगर हम tan के साथ कंपेयर करें, और उसका डायरेक्शन भी वो इधर को आ रही थी, ये उधर को बह कर जा रही है। अब इनवर्स की बात कर लेते हैं, पहले इसकी डोमेन को, डोमेन तो देख लें। कोस में क्या होता है मेरे पास में, कोट में क्या होता है भाई, देखो इनपुट में क्या जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन क्या दिक्कत है इसमें, देखो पाई नहीं जाएगा क्योंकि पाई पर इंफिनिटी हो रही है, 0 नहीं जाएगा, 2 पाई नहीं जाएगा, माइनस पाई, यानी कि पाई वाले जो हैं वो इसमें से नहीं जाएंगे, यानी कि वैल्यू पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कोई नहीं जाएगा, ऐसे नेगेटिव नंबर्स। आउटपुट क्या थी, सारे के सारे रियल नंबर, इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है और इधर भी माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसमें, अब इसमें क्या किया जाए, इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी ले सकते हैं कोट के साथ, कौन सा हेल्प करेगा, देखो फिर वही जैसे उसमें एक लहर उठ रही थी बहुत सारी में से, हम एक ये वाली लहर इसमें उठा लेते हैं, आसान सा लग रहा है तो है। अब की कहां से कहां तक घूमेगी, ये घूमेगी 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, तो अगर मैं यहाँ पर कोट को लिखूं, प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन कौन सा है, ये मेरे पास में प्रिंसिपल वैल्यू वाला, तो इसमें मेरे पास में डोमेन क्या होगा भाई, इनपुट तो डालना 0 से लेकर पाई के बीच में, अब क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन लगेंगे, ओपन का मतलब 0 और पाई उसके डोमेन में नहीं आएंगे क्योंकि 0 पर भी कोई वैल्यू नहीं है और पाई पर भी एसिम्प्टोट है, कोई वैल्यू नहीं है, और यहां से मेरे पास में जाएगा आउटपुट सारी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अगर मैं बात करने लगूं भाई इसके इनवर्स की, कोट इनवर्स x, ठीक है, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स टू 0 to पाई, ऐसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं। अब ग्राफ की बात देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, यहाँ पर मेरे पास में पाई बाई 2, यहाँ पर मेरे पास में पाई, यहाँ पर मेरे पास में माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस पाई और ये 0। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पाई बाई 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा था, एक तो ये आया, एसिम्प्टोट ना एक तो 0 पर है और एक पाई पर है, पाई बाई 2 से पाई की तरफ माइनस इंफिनिटी, पाई बाई 2 से पाई की तरफ माइनस इंफिनिटी, फिर पाई बाई 2 से 0 की तरफ प्लस इंफिनिटी, पाई बाई 2 से 0 की तरफ
प्लस इंफिनिटी। ये मेरे पास में जो है बन गया, क्या बन गया, ये बन गया भाई साहब ग्राफ कोट इनवर्स एक्स का। ये हमने सारे ग्राफ्स देखे। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ग्राफ्स तो हमने सारे अलग अलग फंक्शंस के देख लिए। अब इंपॉर्टेंट आता है कि भाई इन सारे फंक्शंस के साथ हमने छेड़छाड़ की, क्योंकि वन वन उनको नहीं थे। मैंने इनकी डोमेन को थोड़ा सा इंटरचेंज किया ताकि मैं इनका इन्वर्स निकाल सकूं। अब जब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मैं जरा इसको अपने आप को वो करने वाला हूँ, रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहली बात प्रिंसिपल वैल्यू। पहले बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, लेकिन इसमें से हम एक सिलेक्टेड चीजें रखते हैं अपने साथ, वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा हमने देखा उनका ग्राफ हम लोगों ने किस तरह से बनाया। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि इन फंक्शंस की आप जो है डोमेन और कोडोमेन किस तरह से याद रखते हैं, है ना, रेंज वगैरह किस तरह से याद रखते हैं, ताकि क्वेश्चंस जो हैं उनमें काफी इंपॉर्टेंट होती है आपको अगर डोमेन को डोमेन याद रहे। अगर आपके दिमाग में ग्राफ है, अगर आप ग्राफ की 2-4 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा उनकी डोमेन को डोमेन को याद रखना। अब मैं अगर इसको कंक्लूड करने के पर्पज से आपके सामने इनकी डोमेन और कोडोमेन दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, आप जरा अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो सारे मेरे पास में फंक्शंस थे उनकी डोमेन कोडोमेन रेंज सब कुछ यहाँ पर है ना, साफ साफ दिख रही होगी। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको साइन की डोमेन देख लीजिए और उसकी रेंज, रेंज का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो हमने खास तौर से अलग से ली थी वो। ऐसे कोस इनवर्स के लिए भी डोमेन -1 to 1 और उसकी रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैं उसको कहूंगा 0 to पाई, यानी कोस इनवर्स की वैल्यू अगर प्रिंसिपल वैल्यू वो कह रहा है तो 0 से पाई के बीच में ही रहनी चाहिए, कैसे भी करके लाओ आप। फिर ऐसे कोस इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, रेंज डोमेन है मेरे पास में, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन उसमें 0 एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसे सेक इनवर्स एक्स के लिए मेरे पास में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है -0 से पाई और उसमें से π/2 हट जाएगा क्योंकि उस पर वैल्यू नहीं आ रही थी। इसी तरह से आप tan इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2 उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और कोट के लिए 0 से पाई उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो ये था हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे तरीके। और रियल लाइफ के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जब भी हम कोई एस्ट्रोनॉमिकल या फिर है ना उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पर साइड को एंगल में कन्वर्ट करना होता है और उसमें हमारी हेल्प करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।